हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल NMMS मंथन में। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो विज्ञान विषय पर आधारित है। आज हम लोग सीखेंगे विज्ञान विषय में सन 2020 में यानी NMMS एग्जाम 2020 में भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हल इसी वीडियो में हम लोग आज देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में एनएमएस एग्जाम के कि रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं। तो चूंकि यह स्केल है तो इससे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होकर के सोचेंगे कि दूरी मापा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। रिक्टर स्केल से ना तो समय मापते हैं, ना तो दूरी मापते हैं, ना तो चाल मापते हैं। तो अगर तीन ऑप्शन नहीं सही है तो चौथा ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा। तो रिक्टर स्केल से क्या मापा जाएगा? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। हम आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ करता क्या है? चूंकि यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफ है, तो ये ग्राफ बनाएगा। किस चीज का ग्राफ बनाएगा? पृथ्वी के हलचल का, जो पृथ्वी का कंपन होता है। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में जो कंपन होता है उस कंपन का ये क्या कर लेता है? ग्राफ बना देता है। ठीक, इस यंत्र की सहायता से ग्राफ बन जाता है। और इस ग्राफ को मेजर किससे करते हैं? रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे कुल 10 तक के अंक लिखे रहते हैं, जिसमें अगर सपोज 2 या 3 तीव्रता का भूकंप आता है, जो कि वहां पे 0 से लेकर 10 तक के अंक रहेंगे। अगर 2 तीव्रता का भूकंप आता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन वही भूकंप अगर जैसे मान लीजिए 6 पॉइंट समथिंग करके आ जाए, 6.2, 6.3, 6.4, मान लीजिए सपोज कि अगर 6.3 का तीव्रता का भूकंप आता है तो जो पृथ्वी में कंपन होगा, ठीक, अगर यह तीव्रता एक बढ़ जाए, जैसे 6.3 से बढ़ करके कितनी हो जाए? 7.3 का तीव्रता का अगर भूकंप आ जाए तो इस दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? इन दोनों में डिफरेंस 10 गुना का हो जाएगा। जैसे जितना कंपन 6.3 में होगा उसका 10 गुना ज्यादा कंपन हो जाएगा 7.3 में। अगर भूकंप की तीव्रता मेजर की जा रही है 6.3, थोड़ी देर बाद 7.3 का भूकंप आ जाए तो पृथ्वी कितने गुना ज्यादा हिल जाएगी? 10 गुना ज्यादा हिलेगी। और अगर ये भूकंप की तीव्रता का अगर मेजर 10 हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में बिल्कुल उथल पुथल हो जाएगा और पृथ्वी पर एक भी जीव जंतु बचेंगे ही नहीं। यानी इतनी हाई तीव्रता का भूकंप संभव नहीं है, अभी तक कभी नहीं आया है। ठीक है, तो इसे आप क्या समझ गए पहले क्वेश्चन से? देखिए, क्वेश्चन तो एक पूछा था, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दिए। पहली चीज कि भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है या जो कंपन होता है उसका ग्राफ बना लेते हैं, या उसका ग्राफ बनाया जाता है और उसको हम मेजर कर लेते हैं रिक्टर स्केल की सहायता से। रिक्टर स्केल पर कहाँ तक के अंक होते हैं? तो उसमें 10 तक के अंक होते हैं। अगर सपोज भूकंप की तीव्रता 6.3 है और भूकंप की थोड़ी देर बाद भूकंप की तीव्रता 7.3 हो जाए तो हलचल कितनी गुना बढ़ जाती है? तो ऐसी स्थिति में हलचल 10 गुना पृथ्वी की बढ़ जाती है, यानी कि 10 गुना तेजी से झटका आने लगता है पृथ्वी का। ठीक है, हमें मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रदीप्त पिंड क्या है? प्रदीप्त पिंड क्या होता है? तो ध्यान से देखें, पिंड जो है, पिंड जिसे दीप्त और प्रदीप्त दोनों में डिफरेंस है। दीप्त पिंड वे होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन जब हम प्रदीप्त की बात करते हैं तो प्रदीप्त पिंड वे होते हैं जो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है ये कैसा पिंड हो जाएगा? ये प्रदीप्त पिंड हो जाएगा। यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये आता कि प्रदीप्त पिंड नहीं है तो आप इस पे सूर्य भी प्रदीप्त पिंड नहीं है।
वैद्युत लैंप भी प्रदीप्त पिंड नहीं है। जलती हुई कैंडल यानी कि मोमबत्ती भी प्रदीप्त पिंड नहीं है। जलती हुई मोमबत्ती मतलब अगर वो उसकी ज्वाला खुद की है तो वो दीप्त पिंड में आ जाएगा। ठीक है, तो दीप्त पिंड में क्या क्या आ सकता है? सूर्य भी हो सकता है, तारे भी हो सकते हैं, और जलती हुई कैंडल भी हो सकती है, वैद्युत लैंप भी हो सकता है। तो ये सब दीप्त पिंड में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था? प्रदीप्त पिंड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है, तो ध्वनि कहाँ पे संचरित नहीं हो सकती है? तो अगर हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो होता है वो उसकी जो चाल होती है, पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यही अगर हम बात करें निर्वात में, तो निर्वात में ध्वनि की चाल, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऐसे ही पूछा जा रहा है ध्वनि संचरित नहीं हो सकता, मतलब ध्वनि कहाँ पे नहीं चल सकता? क्योंकि निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य है, इसका मतलब निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है, ध्वनि का गमन निर्वात में नहीं हो सकता है। अगर आपको मौका मिले चंद्रमा पर जाने का तो जरूर जाइएगा, और वहां पे आप अगर देखेंगे कि या बोलेंगे एक दूसरे के कान में जाकर के, तब भी वो अगला व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। ठीक है, यानी कि निर्वात है, चंद्रमा पर क्या होगा? निर्वात होगा, वहां पे हवा तो है नहीं, वहां पे आप चाहे जितना तेज चिल्लाएंगे आपकी आवाज दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्वनि की चाल जो है, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आंसर इसका शून्य हो जाएगा। तो ये ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है किसमें? ठोस में। बिल्कुल, ठोस में ध्वनि संचरित होती है, द्रव में भी ध्वनि संचरित होती है, गैस में तो होती ही है। निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती हैं, उसको क्या कहते हैं? देखिए, पारदर्शी, अगर हम वस्तुओं को इस प्रकार से मापे पारदर्शिता के अनुसार, तो कोई भी वस्तु कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है कि जो संपूर्ण प्रकाश को अपने से होकर के जाने देता है, जैसे वायु। वायु भी आपकी पारदर्शी है। ठीक, जल पारदर्शी हो गया, प्रकाश की किरणों को अपने से होकर के, संपूर्ण प्रकाश किरणों को अपने से होकर के जाने देता है। ठीक, साफ कांच, अगर हम कांच की बात करें तो कांच भी जो होता है वो अपने से प्रकाश की किरणों को जाने देता है। तो ये सब हो गए पारदर्शी के एग्जाम्पल हो गए। पारभासी क्या होते हैं? पारभासी ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश की कुछ भाग को तो जाने देता है, लेकिन कुछ को नहीं जाने देता है, रोक देता है, तो उसे कहते हैं पारभासी। अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी प्रकाश की किरणों को बिल्कुल नहीं जाने देता है, जैसे दीवार अगर है तो दीवार के उस बगल प्रकाश किरण बिल्कुल नहीं जाएगी, तो इस तरह से ये अपारदर्शी हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को जाने देती हैं, पूरे भाग को नहीं जाने देती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे पारभासी। पारदर्शिता के क्रम में पदार्थों को 3 श्रेणी में रखा गया है, पहला पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। पारभासी क्या होता है? मैंने आपको बता दिया है कि ये संपूर्ण प्रकाश को अपने से होकर के जाने देता है। पारभासी कुछ प्रकाश को अपने से होकर के जाने देता है, और अपारदर्शी ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश को बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। ठीक है, यहाँ चौथा ऑप्शन था सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड दोनों, ये भी ऑप्शन गलत है। अब क्या है, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संपर्क बल क्या है? तो अगर हम बात करें संपर्क बल की, तो जो दो सतहों के बीच में बल लगते हैं, ऐसे सभी बल को संपर्क बल कहते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो संपर्क बल नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चुंबकीय बल, ये भी संपर्क बल नहीं हो सकता है। वैद्युत बल जो होता है ये भी जो है संपर्क बल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें घर्षण बल की, तो ये दो संपर्क सतहों के बीच लगता है। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो पृथ्वी और साइकिल के पहियों के बीच में एक बल ऑटोमेटिक कार्य करता है जो गति का विरोध करेगा, यानी कि साइकिल जिस आगे जाएगी तो वो
बल उसको पीछे धकेलेगा। यही वजह है कि साइकिल का पौधान चला के छोड़ देने के बाद कुछ देर बाद साइकिल जाकर के रुक जाती है। तो घर्षण बल क्या होता है कि दो सतहों के बीच लगने वाला बल है, इसलिए इस बल को कहते हैं संपर्क बल। ठीक। गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक क्यों चलना चाहिए? गीले फर्श पे सावधानी पूर्वक क्यों चलना चाहिए? इसलिए चलना चाहिए क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, बहुत कम होता है। और घर्षण चूंकि बहुत कम होता है, इसलिए आपको फिसलने का, गिरने का डर बना रहता है, इसलिए उस पर क्या होना चाहिए? सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 2020 में पूछे गए थे। इसके अलावा 2-3 प्रश्न और पूछे गए थे जिसको हम अभी आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल 2020 में, दर्पण से संबंधित, समतल दर्पण से संबंधित। ठीक है, तो समतल दर्पण से संबंधित क्या प्रश्न था, पहले हम लोग पहले प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोई समतल दर्पण है। ठीक, और अगर समतल दर्पण पे कोई भी प्रकाश की किरण आती है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, तो ये अगर हम यहां पे लंब डाल दें तो ये प्रकाश की जो किरण है इस लंब से जितनी दूरी पर है उतने ही दूरी पर ये प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी। मतलब जो प्रकाश की किरण आती है इसे आपतित किरण कहते हैं, और लंब से ये जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण, और लंब से जो परावर्तित होती है इसे कहेंगे परावर्तित किरण, और ये जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, इसलिए उसको आर से लिखा जाता है। यह इंसिडेंट एंगल है इसलिए इसे आई से लिखा जाता है। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, कोण आई और कोण आर जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होता है। दूसरी बात, अगर हम इसकी बात करें परावर्तन के नियम में, कि आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण, और ये है लंब या अभिलंब। ठीक है, इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। तल का मतलब हो गया, जैसे ये बोर्ड हमारा एक तल है, आप पेपर कॉपी भी आपका जो है वो एक तल है, उस पर आप इसे बना सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां होते हैं, एक तल में होते हैं, यानी हम इसको बोर्ड पे बना सकते हैं, कॉपी पे बना सकते हैं। ठीक, यहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होता है, यही दो नियम है परावर्तन के। लेकिन क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछा था इस साल, यानी कि 2020 में थोड़ा सा ट्विस्ट ये किया था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण, जैसे हम किसी एंगल पे अगर हम भेजते हैं तो उसी उतने ही एंगल पर ये परावर्तित हो जाता है। जिस एंगल पर आपतित होता है उसी एंगल पे परावर्तित हो जाता है। लेकिन अगर प्रकाश की किरण सीधे लंबवत पड़ जाए तब क्या होगा, यानी कि इसी पे आ जाए ऐसे ही, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो लंब से कितने अंश इधर उधर गई, तो लंब से 0 अंश, एक भी अंश इधर उधर नहीं गई, यानी कि 0 अंश, तो 0 अंश पे परावर्तित हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आप कर लेंगे। क्वेश्चन क्या था कि एक प्रकाश किरण जो लंबवत आपतित हो रही है, किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है, तो जो परावर्तन कोण होगा वो कितने अंश होगा, 0 अंश होगा, 90 अंश होगा, 180 अंश होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, कुछ इस तरह का ऑप्शन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 अंश होगा। 0 अंश क्यों होगा, क्योंकि जब लंबवत आपतित होगी तो इस अविलंब से वो कितने अंश के कोण पर होगी, तो 0 अंश के कोण पे होगी, तो 0 अंश के कोण पे वो परावर्तित हो जाएगी, यानी कि जैसे आपतित हुई वैसे परावर्तित हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि एक भी अंश उसमें विचलन नहीं होगा। लंब से जितना विचलन होता है उतने ही विचलन पर वो परावर्तित होती है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सही कर पाते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक, ये है परावर्तन से संबंधित, समतल दर्पण से संबंधित। एक चीज हम आपको और यहाँ पे कोड कर दे रहे हैं समतल दर्पण से संबंधित। अगर समतल दर्पण में आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं,
ठीक। तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए अगर आपकी लंबाई 6 फीट है, तो आप समतल दर्पण, कितना बड़ा समतल दर्पण लेंगे कि आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे और आपका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। तो दर्पण की जो लंबाई होती है वो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 6 फीट के हैं तो कितना बड़ा दर्पण आपके पास होना चाहिए? 3 फीट का दर्पण होना चाहिए। तो यहां से भी क्वेश्चन चूंकि पूछे गए थे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आप समतल दर्पण के सामने दौड़ेंगे, बड़ा सा दर्पण ले लीजिए, उसके सामने दौड़िए, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो आपकी ओर दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो जिस वेग से आप दौड़ेंगे उसके दुगने वेग से आपका प्रतिबिंब दौड़ता हुआ आएगा। जैसे अगर आपकी जो दौड़ने की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो आपके प्रतिबिंब की जो स्पीड होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं समतल दर्पण से, तो आप इसको आसानी से बता पाएंगे। एक बात मैं और आपको समतल दर्पण से संबंधित बता दूं कि समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु होती है, यानी कि ओ मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई और आई मतलब इमेज की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये दोनों बराबर होता है। यानी कि वस्तु की लंबाई और आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही वजह है कि आवर्धन इसका एक हो जाता है। तो जब हम आवर्धन यम की बात करते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जहां पे यम क्या है? आवर्धन है। अब आप हमें बताइए, जब आई और ओ दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे ओ की जगह पे आई हम कर सकते हैं, तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई रहने दीजिए, ओ की जगह पे आई कर देंगे, कट जाएगा। और जब कटेगा तो एक बार में कटेगा, तो यम इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से समतल दर्पण का अगर हम आवर्धन की बात करते हैं तो वह सदैव 1 होता है। इसलिए 1 होता है क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो समतल दर्पण से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं हम लगभग सबको डिस्कस कर दिए हैं। यहां से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब हम बात करते हैं जो इसका दूसरा प्रश्न पूछा गया था इसके अलावा, समतल दर्पण के अलावा, वो था कि अगर कोई दोलनकारी वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा। अगर कोई दोलनकारी वस्तु है जिसकी आवृत्ति 10, एक दोलनकारी वस्तु जिसकी आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति दिया है 10, ठीक है, 10 हर्ट्ज। अब आपसे ये कह रहा है कि आवृत्ति 10 है तो 4 सेकंड में यह कितना दोलन करेगी? 4 सेकंड में किए गए, इसको हर्ट्ज बोलते हैं, 4 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। ये आपको बताना है। एक दोलनकारी वस्तु है, जैसे ये है, स्थिति है आपका, इसको हम ऐसे ऐसे, तो देखिए एक दोलन मध्यमान स्थिति की एक तरफ इधर, मध्यमान स्थिति की दूसरी तरफ, ठीक, और पुनः मध्यमान स्थिति में ऐसे आना। देखिए मध्यमान स्थिति की एक तरफ, फिर मध्यमान स्थिति, फिर मध्यमान स्थिति की दूसरी तरफ, और फिर मध्यमान स्थिति। ये इतना कंपन करने को एक दोलन कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये यहां से चल करके पुनः यहीं पे आ जाए, बीच से चल करके यहां पे, फिर इधर, फिर बीच में आ गया, तो एक दोलन कंप्लीट हो जाता है। एक दोलन करने में लगा जो समय होता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। एक दोलन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहा जाता है। यानी कि अगर हम आपसे कहें आवर्तकाल क्या होता है, तो ये हो क्या? एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय। तो आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन में लगा समय। लेकिन यही अगर हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति जो होती है वह एक सेकंड में किए गए दोलन को कहते हैं, किए गए
दोलन को। तो यहाँ पे आवृत्ति दिया है, तो ये क्या है, 1 सेकेंड में कितना दोलन हो गया, 10 दोलन। यानी 1 सेकेंड में किए गए दोलन को आवृत्ति कहते हैं। तो 4 सेकेंड में किए गए दोलन की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आवृत्ति कहते किसे हैं। आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। आवर्तकाल जो होता है, एक दोलन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, जबकि आवृत्ति 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को, 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या कितनी है, यहां पे दिया है 10, तो 4 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या 10 गुणे 4 बराबर 40। अगर आपको आवृत्ति पता है तो आप ये जान जाइए कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 सेकेंड में 10 दोलन। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी लिखा रहे आवृत्ति, तुरंत आप ये समझिएगा इससे कि 1 सेकेंड में क्या, दोलनों की संख्या। और आवृत्ति कितना है, 10। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या कितनी है, 10, और 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, इसलिए 4 सेकेंड में दोलनों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 गुणे 4 बराबर 40। यही आंसर हो जाएगा। तो यहां पे फिजिक्स से संबंधित, भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को और उसके आधार पर जो अन्य प्रश्न बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने YouTube चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है नए वीडियोज का आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।